नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, वो जावेद बेग जी हैं। ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और भारत को यूनाइटेड नेशन के यूएनएचआरसी में 54th और 55th सेशन में ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हो, डिप्लोमेसी हो या कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो, उसमें इनके व्यूज़ काफ़ी अहम होते हैं। जावेद साहब, आपने व्यूज़ को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिव तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। सर, आपने आज आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे चैनल और व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलाम अलैकुम। नमस्ते। शुक्रिया राहुल साहब, आप ने मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, मैं बात शुरू करना चाहूँगा कश्मीर से ही। अभी हम लोगों ने देखा कि लोकसभा चुनाव जब हुए, तो उसमें एक जो लोगों का उत्साह था वोटिंग के लिए, वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। अब उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है, जो कि हम ये मान रहे हैं कि 30 सितंबर के पहले हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा गवर्नमेंट को बोला है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों की एक्साइटमेंट कितनी है, इसी के कनेक्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा। आप दोनों का आंसर साथ में भी कर सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ही ये लोकसभा इलेक्शन हार गए। तो क्या ये कश्मीर में एक फैमिली रन पॉलिटिक्स का एंड होता हुआ हम लोग इसमें देखते हैं? थैंक यू राहुल साहब, बड़े अच्छे और खूबसूरत सवाल है और टाइमली सवाल है। पहले आपने लोकसभा के बारे में पूछा। जम्मू कश्मीर में जिस जोश और जज्बे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल डेमोक्रेसी की जीत है। और हम दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के कस्टोडियन है। हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और जम्मू कश्मीर में चूंकि पिछले 30-35 साल वो जोश और जज्बा इलेक्टोरल प्रोसेस में या डेमोक्रेसी के इस बहुत बड़े फेस्टिवल में, लोकसभा हमारी जमहूरियत का एक बहुत बड़ा त्योहार है, पूरे जी। मुल्क में त्योहार के ही तौर पे मनाया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में वो जोश और जज्बा नहीं देखने को मिलता था, हकीकत है। जी। उसके बहुत सारे रीजंस है। एक सबसे बड़ा रीजन 1987 के इलेक्शन रिगिंग्स, जो कांग्रेस ने और हमारी रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रिगिंग की थी 87 में, उसकी वजह से लोगों को इलेक्शन के उस इंस्टीट्यूशन से, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन से एतमाद कम हो गया था। जी। लेकिन अच्छी बात है, जो लोकसभा का इलेक्शन अभी अभी जो कंक्लूड हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर में खास करके कश्मीर में लोगों ने बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया। और सबसे ज्यादा कश्मीर के नौजवानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। जी। ये एक अच्छी तब्दीली है, जिसके लिए मुझे लगता है 30-35 साल हमने इंतजार किया। हम्म। फाइनली हमें वो तब्दीली देखने को मिली। जी। इलेक्शन में कामयाबी किससे मिली, नाकामी किससे मिली, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। एग्जैक्टली। बहरहाल मुझे लगता है ये जीत है हमारे जमहूरियत की, ये जीत है आइडिया ऑफ इंडिया की। और ये हम्म। जीत है उन नौजवानों की जिन्होंने इस प्रोसेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि उन्होंने वायलेंस को तर्क करके, वायलेंस के रास्तों को छोड़ के अमन वाले रास्ते को अपनाया। और जो लोगों के मसले मसाइल है, लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपकी लाइफ में इश्यूज है, मेरी लाइफ में इश्यूज है। इसी तरह जी। हर हमारे मुल्क के सिटीजन के अपने ख्वाहिशात है, एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस है। उन सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के अवाम ने वोट दिया, ताकि उनके मसले मसाइल जो है हमारे मुल्क के सबसे बड़े इदारे में हल हो जाएंगे। I am very बराबर। happy seeing the change on ground. I'm extremely happy for the overall participation of people in the recently concluded
concluded Lok Sabha elections, especially the participation of youth of Kashmir. उसके लिए मैं जी, बड़ा बड़ा खुश हूं। दूसरा आपका जो सवाल था असेंबली इलेक्शन को लेकर, देखिए बिल्कुल हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। जमहूरियत हमारी एक लेगेसी है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, हमारी विरासत है और हमारा फर्ज है हम जमहूरियत को हमेशा प्रोटेक्ट करें, जमहूरियत को हमेशा हर हाल में स्ट्रेंथन करें। ये जी, मेरी फीलिंग है और हम सबकी फीलिंग है। असेंबली के इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोकल लेवल पे जो लोगों के छोटे बड़े मसले होते हैं वो लोकल लेवल पे उनके लीडर के थ्रू ही हल होने चाहिए। हालांकि मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा एनडीए सरकार को, जो 5 साल उन्होंने यहाँ पे अमन कायम करने की जो कोशिश की और जो अमन हकीकत में जम्मू कश्मीर में वापस आया, लौट आया। वायलेंस काफी हद तक कम हुई पिछले 5 साल। जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स होते थे, जो छोटे बच्चे स्टोन पेल्टिंग में जिनको वर्गलाया जाता था, वो पूरा खत्म हो गया। ये एक अच्छी निशानी है कि यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट आए। लेकिन पिछले मुझे लगता है 1 महीने से जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो बन बैठा है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने बेड़ा उठाकर रखा है मिलिटेंसी फैलाने का, हमारे जम्मू कश्मीर में अपने लोग भेजकर कश्मीर के निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मारने का जो उन्होंने पूरा वो ठेका लिया है, वो पिछले 1 महीने में कुछ ज्यादा बन गया। रियासी का अटैक, दोडा में अटैक, कल एक और अटैक हुआ जिसमें मिलिटेंट मारे गए। जो ये पूरा वायलेंस का एक विशियस साइकिल उन्होंने पिछले 30-35 साल हमारे मुल्क में, खास करके जम्मू कश्मीर के एरियाज में चलाया है, वो पिछले 1 महीने से उन्होंने फिर से रिवाइव करने की कोशिश की। जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, हालांकि हमारा रिस्पॉन्स बड़ा बड़ा टाइमली होता है, हमने चीजों को कंट्रोल किया, लेकिन बहुत सारे सिविलियन, जिनमें कुछ लोग जो होली पिलग्रिमेज पे निकले हुए थे, यात्रा पे जा रहे थे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हमारी बहनें उसमें थी, उनको टारगेट बनाया। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार मुझे लगता है फिर सोचना पड़ेगा, कहीं इलेक्शन के उस बड़े त्योहार में कुछ ऐसा ना हो जाए। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में हम हमारे मुल्क के सबसे बड़े जो है पिलग्रिमेज को होस्ट कर रहे हैं, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को। हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे पिलग्रिम्स हमारे आएंगे। तो पूरी स्टेट मशीनरी उसमें लगी हुई है, बहुत सारे लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है एंगेज है। तो मुझे लगता है इस साल असेंबली के इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हमारी यात्रा खत्म होगी और हमारा पूरा इस टाइम टूरिज्म का पूरा सीजन चल रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमारी इकोनॉमी टूरिज्म पे रन होती है। तो इन इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है इट इज नॉट वाइज टू get into or jump into holding assembly elections. अगस्त सितंबर तक तो आप बहुत बिजी है, अक्टूबर के एंड तक, फिर नवंबर का महीना, सर्दियों का महीना स्टार्ट होगा, अपर रीच में बर्फबारी स्टार्ट होगी। आपको असेंबली इलेक्शन में काफी अपर रीच तक जाना पड़ता है, वहां पे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं बहुत पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में। तो मुझे नहीं लगता है आने वाले अगले साल के अप्रैल मई तक मुझे लगता है डिले होना चाहिए विद ऑब्वियस रीजंस। तो आने वाले मुझे लगता है अप्रैल और मई, अप्रैल एंड मई के पहले 2 हफ्तों में कंक्लूड होना चाहिए। आई थिंक सो। तो बाकी माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, माहौल सही है इलेक्शन होल्ड करने के लिए। लेकिन जो पिछले 1 महीने से दहशतगर्दाना हमले हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए टूरिज्म का पूरा सीजन है वो ऑब्वियसली डिसरप्ट हो ही जाएगा। और
हमारा अमरनाथ जो यात्रा चल रही है उसमें डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी एक सजेशन है और बहुत सारे लोगों की ये सजेशन है कि इलेक्शन को नेक्स्ट ईयर, असेंबली इलेक्शन को नेक्स्ट ईयर कंडक्ट किया जाए। अच्छे से होगा जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन आज हुए। आने वाले साल में असेंबली के भी इलेक्शन बिल्कुल पुरअमन तरीके से होंगे। एब्सोल्युटली। और आपने आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और मैं भी इस बात को बहुत हद तक एंडोर्स करता हूँ कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। कौन जीतता है कौन हारता है इसके ऊपर ध्यान देने के बजाय उस प्रोसेस को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया या उस प्रोसेस को कितना अच्छे से जिया गया, जो एक आम आवाम है उसके द्वारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वो आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया और अपनी जो फीलिंग्स थी उसको वोट के ज़रिए एक्सप्रेस किया। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग हुई वो देश के आपने कई सारे हिस्सों से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग हुई। आपने राहुल साहब अपने इन सवालात में एक सवाल यहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स है उनके हारने पे भी आपने एक सवाल पूछा था। जी, आई वॉज मैंने अबाउट मैंने आंसर ऑन दैट राइट। पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस प्लीज, यस प्लीज। उसमें बेसिकली राहुल साहब, change is the law of nature and change is always bound to happen. Change uh, is always should be welcomed. You know, any kind of change, if it is positive, it should be you know welcomed. And even at times if a change is negative and not in line with your wishes, you should always accept it with humility. ये एग्जैक्टली। चेंज के जो अपने उसूल हैं। इसी तरह ये जो हमारी रीजनल पार्टीज है इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है अब जम्मू कश्मीर में, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन हारा, बुरी तरह से हारा। पीडीपी के प्रेसिडेंट साहिबा महबा जी ने जो चीफ मिनिस्टर रही है उन्होंने बहुत बुरी तरह से हारा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दो कैंडिडेट्स है उन्होंने एक अगरवाला साहब, वो शिया कैंडिडेट थे, उन्होंने शिया बिरादरी के वोट की वजह से जीता। और मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने हमारे गुज्जर बिरादरी के भाइयों की वोट से जीता, ना कि पार्टी के बुनियाद पे उन्होंने जीता। उनके अपनी एक निजी शख्सियतें हैं, दोनों रिलीजियस लीडर्स भी है। तो अगर यूं कहा जाए तो रीजनल पार्टीज को लोगों ने रिजेक्ट किया, खास करके जो ये खानदानी जो एक निजाम चला रहे थे उन्हें रिजेक्ट किया। एग्जैक्टली। हालांकि हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है वो खुद को सेक्युलर और डेमोक्रेटिक जमात कहती है। मैं चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए मैं अपने मुल्क के सारे दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि वो उमर अब्दुल्ला साहब से ये सवाल करें। चूंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इलेक्शन हारा, वो काफी अनपॉपुलर है इस वक्त, उन्होंने इलेक्शन हारा। उनके दो कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जीता। एक जो शिया बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, काफी सीनियर है और बड़े मोतबर है। दूसरे जो हमारे गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही मोतबर शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है और काफी सीनियर है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रेसिडेंट है, दोनों अनपॉपुलर है और दोनों को लोग नापसंद करते हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की जगह, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग भी है, काफी एहतराम है मुझे उनका, लेकिन लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया है, बुजुर्ग है, जी। क्या फारूक अब्दुल्ला की जगह वो मियां अल्ताफ साहब जो सीनियर है और गुजर बिरादरी के हमारे बड़े लीडर हैं, क्या उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो प्रेसिडेंट बना सकते हैं? और अगर रुहुल्लाह साहब काफी पॉपुलर है, शिया बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, क्या उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है? ये बड़े दो सवाल है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, जो जिसमें लगभग 95% हमारे मुसलमान बिरादरी के एक तबके से ताल्लुक रखती है, क्या वो
इन दोनों शख्सियतों को एक्सेप्ट करेंगी? क्या हकीकत में ये पार्टी सेक्युलर है? क्या हकीकत में ये पार्टी डेमोक्रेटिक उसूलों पे चलती है? तो मुझे लगता है ये, और जबकि खानदानी सियासत को यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट किया है, बिल्कुल दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। उमर राइट। अब्दुल्ला साहब को जेल में बैठे एक लीडर ने हराया, इंजीनियर रशीद साहब ने, और बिल्कुल। काफी बुरी तरह से हराया उनको। 18 असेंबली निशस्त उनके पार्लियामेंट्री सेगमेंट में आते हैं। 18 में से 14 निशस्त में इंजीनियर रशीद साहब ने बिल्कुल बारी बरकम बरतरी ली है। जिस असेंबली सेगमेंट को उमर साहब ने लास्ट रिप्रेजेंट किया, बीरवा, जहां से मैं भी ताल्लुक रखता हूं, जी। एक बदकिस्मत असेंबली सेगमेंट है जहां 0% डेवलपमेंट हुई है। उस असेंबली सेगमेंट में इंजीनियर रशीद साहब ने उमर अब्दुल्ला साहब को 10,000 वोट से पीछे किया। 28,000 वोट इंजीनियर रशीद साहब को मिले, जो खुद जेल में थे, और उमर अब्दुल्ला साहब को सिर्फ 17-18,000 वोट मिले। वो भी जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बैसाखियों का इस्तेमाल किया, शिया बिरादरी के मजहबी लीडर साहिबान का इस्तेमाल किया। तो ये कुछ डीप एनालिसिस, मैं आपको माइक्रो एनालिसिस दे रहा हूं। इसी जी। तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो खुद अनंतनाग साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखती है, मियां अल्ताफ साहब खुद नॉर्थ कश्मीर के कंगन इलाके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा को उनके ही टर्फ में उन्होंने हराया और बराबर। 15 बारी बरकम शिकस्त दी। तो मुझे लगता है उन्हें ऑन मॉरल ग्राउंड्स, ऑन मॉरल वैल्यूज, उमर अब्दुल्ला साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए अपने पदों से, और सियासत से किनारा कशी करनी चाहिए, और महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी सियासत से दरकिनार होना चाहिए। ये मुझे लगता है शायद उनकी जो पार्टियां हैं उनकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी वापस आ जाएगी। ये बिल्कुल, बराबर। दिस इज व्हाट अ कॉमन कश्मीरी थिंक्स। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और जब एक हम लोग प्योर डेमोक्रेसी की बात करते हैं और एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसके अंदर फैमिली रन या फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज जो है वो एक सही रोल अदा नहीं करती है। कि जो आपने बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली, कि क्या वो ये मादा रखेंगे कि वो खुद रिजाइन करके जो पॉपुलर लीडर हैं जो जीते हैं उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाए। अगर वाकई में ये चीज़ होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि कश्मीर में प्रधानमंत्री जी का योग दिवस का कार्यक्रम हुआ। जनवरी 2024 के बाद से ये प्रधानमंत्री जी का तीसरा जम्मू कश्मीर का दौरा है। और इसके पहले के जो दो दौरे जो इलेक्शन के पहले हुए थे, उस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूरी रीजन के लिए कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए थे। और उन दौरों को देखते हुए और अभी जो रिसेंट योग दिवस का जो कार्यक्रम हुआ, इसको देखते हुए ये सारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स कितनी इम्पोर्टेंट है स्टेट के लिए। राहुल साहब, बिल्कुल एक उन्होंने तीसरी बार जो हिस्टोरिकल उनका थर्ड टर्म है एज ऑनरेबल पीएम ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा किया। जी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लिए काफी सीरियस है, ये अंदाजा जी। लगाया जा सकता है। दूसरी बात, उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर उनके दिल में है, और हकीकत में उन्होंने दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां काफी कम कर दी। ओके। देखिए, मुझे उनके साथ, उनकी उनकी पार्टी के साथ कुछ इश्यूज पे, कुछ मामलों पे इख्तिलाफात हो सकते हैं, एंड दैट्स हाउ आवर कंट्री इज, दैट इज हाउ राइट। डेमोक्रेसी वर्क्स। बराबर। लेकिन मैं एक एक क्रेडिट ऑनरेबल पीएम साहब के विजन को जरूर देना चाहूंगा। 2019 से लेकर आज तक कश्मीर में कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई स्कूल बंद नहीं करवाया गया, कोई अस्पताल कभी लॉक नहीं हुआ, किसी कश्मीरी बच्चे को पैलेट गन से नहीं मरना पड़ा।
किसी कश्मीरी बराबर। बच्चे का स्कूल का एक दिन जाया नहीं हुआ। ये हकीकत है। कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी कश्मीरी नौजवान को कोई एफआईआर नहीं लगा, बल्कि हमारे पिछले 5 साल से हमारे बच्चे नेशनल लेवल के टॉप एग्जाम्स में टॉप कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के टॉप एग्जाम्स में टॉप कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के साथ-साथ हमारे मुल्क को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बदलाव है और इसका मैं क्रेडिट ऑनरेबल पीएम साहब के विजन को देना चाहूंगा और जम्मू कश्मीर के, खास करके कश्मीर के अवाम को देना चाहूंगा। यस, ताली दो हाथों से बजती है। पीएम साहब के विजन को जम्मू कश्मीर की अवाम ने समझा और बिल्कुल सराखों पर एक्सेप्ट किया और पीएम साहब ने भी उसकी बड़ी कदर की। पीएम साहब ने जैसे ही हल्फ उठाया, उसके तुरंत बाद कश्मीर आए और योगा के जरिए पूरे दुनिया को एक मैसेज दी, क्योंकि योगा एक एक इंटरनेशनल इवेंट है अब। और भारतीयता जो हम सबकी एक फीलिंग है, भारतीय जो पूरे हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन को हम ग्लोबल कर रहे हैं और उसकी एक कड़ी योगा के जरिए भी है। आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए कि अरब जो एमिरेट्स है, अरब के जो स्टेट्स है, जो मुस्लिम 100% मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पे योगा डे मनाया गया और एज स्टेट हॉलिडे मनाया गया। अबू धाबी में तो सबसे बड़े पैमाने का एक मंदिर भी बना और अबू धाबी में उन्होंने स्टेट लेवल पे योगा को तस्लीम भी किया। तो ये बेसिकली हमारी एक सिविलाइजेशनल विक्ट्री है, सक्सेस है। तो मैं बड़ा खुश हूं एज अ कश्मीरी, एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एम वेरी हैप्पी सीइंग प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग कश्मीर thrice in just 5 months. No, I'm very happy. और वो सिर्फ योगा के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स को भी इनॉग्रेट किया। अब जम्मू और कश्मीर रेल लिंक के जरिए कनेक्ट हो रहा है। ट्रायल चल रही है, चंद हफ्तों में आप जम्मू में बैठकर कश्मीर रेल में आएंगे। ये पहले हमने सोचा भी नहीं था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, करीब करीब 18,000 करोड़ के एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स थे, 22,000 करोड़ के दूसरे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स थे। तो बिल्कुल ये वो ओवरऑल डेवलपमेंट का एक नैरेटिव लेकर आए थे। तो मुझे लगता है ये इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात हो सकती है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। एग्जैक्टली। और और जम्मू कश्मीर की अवाम भी बिल्कुल उसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल प्यार और मोहब्बत से दे रही है। जम्मू कश्मीर में जो अमन का दौर लौट आया है, जो मुझे लगता है वो तामीर और तरक्की के लिए मुझे लगता है दैट्स हाउ कश्मीरी पीपल हैव रिस्पॉन्डेड। यू नो, अभी अभी लोकसभा में आपके महाराष्ट्र में 50% वोट पड़े, बिहार में 48% वोट पड़े और कश्मीर में आपको 60% वोट पड़े। दिस इज हाउ इट इज। एग्जैक्टली, बिल्कुल बराबर। और अभी जो आपने कुछ बड़ी अहम बातें कही कि कश्मीर की जो प्रोग्रेस हुई है वो प्रोग्रेस एक विजिबल प्रोग्रेस है। तो और नॉट इन टर्म्स ऑफ किसी एक सेक्टर में, बल्कि हम टूरिज्म की बात करें, फिर वो वहाँ पर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री का जो चार्म है वो भी वहाँ पर लौट आया। हम लोग 70s 60s के टाइम में देखते थे कि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ हुआ करती थी। अब इस समय भी वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर हुई है, विंटर स्पोर्ट्स भी वहाँ पर हुए हैं, फिर एफ फार्मूला 4 रेसिंग वो भी वहाँ पर हुई है। सो और जो कश्मीर के जो यंग यूथ हैं वो भी पैन इंडिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और उम्दा बात है। अब मैं थोड़ा-सा कन्वर्सेशन को आगे लेके जाऊँगा और जिस बात का ज़िक्र आपने पहले क्वेश्चन के दौरान भी किया था, उस बात को थोड़ा-सा कनेक्ट करते हुए आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि 9 जून 9 जून के बाद हमने कुछ आतंकवादी हमले देखे। ऐसा लगता है कि आतंकवादियों ने अपने हमले की लोकेशन और स्ट्रैटेजी दोनों बदली है। आप सोशली काफ़ी एक्टिव हैं और पूरे रीजन में काफ़ी काम करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं
और क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एफर्ट से हम ये कह सकते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में एक टेररिज्म फ्री एरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल राहुल साहब, जैसे ही पीएम साहब ने ओथ लिया, यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिली। एक एक बहुत ही भयानक और बड़ा कायराना एक हमला हुआ रियासी में, जी जिसमें जी कुछ लोग जो यात्रा पे जा रहे थे, उनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हमारी बहनें थी। दहशतगर्दों ने उन्हें टारगेट बनाया। बड़ा कायराना अमल था, जिसकी जी। मैं बिल्कुल सख्त अल्फाजों में निंदा करता हूँ। हर किसी को करनी चाहिए। अ, बराबर। देखिए, इसमें मुझे लगता है पड़ोसी मुल्क की फ्रस्ट्रेशन है। पड़ोसी मुल्क में जो पिछले 2 ढाई साल से जो हालात बने बैठे हैं, हम्म। इलेक्टेड लोगों को जेल में उनने रखा, सिलेक्टेड लोग कठपुतली हुकूमत चला रहे हैं, कहीं और से हुक्मनामे आ रहे हैं उनको। तो जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा, तरक्की और तामीर तरक्की के जो काम है, वो देखकर शायद वो बौखला गए हैं और उन्होंने ये कायराना हरकतें करनी स्टार्ट की। दूसरा, अगर मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली कहें, जो चाइना की जो एग्रेशन है, उसके चलते जो जम्मू से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा सा मूव किया गया जी चाइनीज जी। फ्रंटियर पे, उससे जम्मू के उस पूरे एरिया में कुछ जगहें ऐसी है जहां पे आपको 24/7 सर्वेलेंस चाहिए। वहां पे इन्होंने अपने ठिकाने बनाए, और हम्म किस लिए बनाए? आम लोगों को, मासूम लोगों को टारगेट करने के लिए। हालांकि हम्म। दहशतगर्दी और दहशतगर्द दोनों एक्सपोज हो गए हैं, उनकी कोई जगह जम्मू कश्मीर में नहीं रही। जम्मू कश्मीर की जी। आवाम ने, खास करके कश्मीर की आवाम ने अमन का रास्ता इख्तियार किया, बराबर। तामीर तरक्की पे है। और हमारे बच्चे जो है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर, बल्कि पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने ये दहशतगर्दाना और कायराना हरकतें की। लेकिन हमें अपना मोरल लो या डाउन नहीं करना चाहिए। हम पिछले 5 साल से अमन के राह पर हैं, और आने वाले वक्त में भी उम्मीद करते हैं कि हम अमन के ही राह पर रहेंगे, जिसमें हमारे जो सिटीजन्स है, आम शहरी, वो हमारे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, खास करके हमारे फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये एक मुझे लगता है एक फीलिंग है हमारी, आइडिया ऑफ इंडिया के तय। हम कभी भी अमन को, भाईचारे को यहाँ बिगड़ने नहीं देंगे। वक्ती हमें तंग करने में कामयाब रहे, हमारे लोगों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन आज के डेट में ना हम किसी को हमारी तरफ बुरी आंख उठाने देंगे, ना हम किसी को हमारे शहरियों को निशाना बनाने की इजाजत देंगे, कतई नहीं। और ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़ने की किसी को इजाजत देंगे, कुछ भी नहीं। ये यहाँ के पब्लिक का एक वादा है। और उसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, दे आर well equipped to deal with any eventuality. I'm sure, as a citizen of Jammu and Kashmir, I'm sure. बराबर। सर, अभी आपने जो असेंबली इलेक्शन की बात कही, आपने एक बड़ा लॉजिकल रीज़न दिया कि असेंबली इलेक्शन की जो बेस्ट पॉसिबिलिटी बनती है वो शायद नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई मंथ के दौरान बनती है। उसी उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आता है, वो ये कि अगर मैं अभी भी देखूं तो जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अभी भी 370 रिस्टोरेशन की बात करती है। क्या लोग उनकी बातों पर वाकई में यकीन करते हैं? अगर हाँ, और अगर वाकई में वो इस तरह की पार्टीज पावर में आती हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर ने जो पिछले 5 सालों में पाया है, क्या वो कहीं वापस खो न जाए? राहुल साहब, हमारे मुल्क में जो भी आर्टिकल, एक्ट, लॉ
बनता है वो हमारे मुल्क के लोगों के बहबूदी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जी जो भी लॉ बनता है, जी क्योंकि हमारे मुल्क का जो जो गाइड है, जो जो होली बुक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आर्टिकल, एक्ट बनते भी है और खत्म भी होते हैं। जिस वक्त आर्टिकल 370-35A की जरूरत थी उस वक्त बना, जब लगा कि उसकी जरूरत नहीं है उस वक्त वो खत्म हुआ। और जी वो लोगों के लिए, जब लोगों का अमन होगा, भाईचारा होगा, जब तामीर और तरक्की होगी, आपको किसी आर्टिकल के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आम जी आदमी को, एक आम शहरी को, एक आम हिंदुस्तानी को यहाँ अमन, भाईचारा, तामीर और तरक्की चाहिए। और बराबर। पिछले 5 साल से अमन, भाईचारा, तामीर और तरक्की यहाँ पे हुई। मुझे नहीं लगता कि उनके जो जो कुछ पार्टीज, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या रीजनल लेवल की, जो वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं 370 को लेकर, वो बेसिकली एक आसरा ढूंढते हैं अपने नाकामी को छुपाने का, अपनी नालायकी को छुपाने का। अगर बराबर। आप सही और पॉजिटिव सियासत करेंगे तो आपको कभी भी किसी आर्टिकल के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब आपकी सियासत ही नहीं रही, कुछ जो हमारी रीजनल पार्टीज और उनके लीडर साहिबान बार बार 370-35 कहते रहते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप एक बार चेक करें, उनकी तवारीख थोड़ी सी देखें, उनके रूल को आप देखें, जब वो पावर में थे उन्होंने क्या किया, उसके बाद उनकी बात को हम सीरियसली लेंगे। मुझे लगता है एज ऑफ नाउ, एज लॉन्ग एज कश्मीर is peaceful, communal harmony, brotherhood is maintained, and prosperity, development, prosperity यहाँ पे हो रही हो, मुझे नहीं लगता किसी आर्टिकल के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता। बिल्कुल। बराबर। बिल्कुल, आपने बहुत सही नपी तुली और इतनी कंस्ट्रक्टिव बात इसमें कही कि किसी के भी मन में कोई भी शक शुबा इस बात को लेके नहीं रहेगा। जावेद जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बहुत खुलकर बात करी और बहुत डिटेलिंग में हमें चीज़ें बताई और समझाई। और वाक़ई में आज आपसे बात करके कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली और जानने को मिली। आज आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे फ्यूचर में फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे ज़रूर मुलाकात हो सके, आपसे ज़रूर बात हो सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।